पूरा सिलेबस को एनालाइज करेंगे ओवरऑल, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, ऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में क्या करना है। हाँ भाई, मेरे चेहरे पे भी आपको खुशी दिख रही है, ये खुशी मेरी नहीं है, ये खुशी आपकी मेरे चेहरे के थ्रू निकल के आ रही है। क्यों इतने खुश हैं अपन लोग? अरे भाई केमिस्ट्री में मजे आ गए, मतलब केमिस्ट्री में जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है इसने हमारी जिंदगी में काफी बदलाव कर दिए हैं। और अब प्रिपरेशन में क्या फर्क आएगा, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं बच्चों। देखो केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस का सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है, तीनों ही पार्ट्स में हुआ है, फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में। अब इन तीनों पार्ट्स में जो वेरिएशन आया है, जो डिफरेंस आया है, हमारे दिमाग में कई सारी शंकाएं हैं कि इसका हम सबसे ज़्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो भाई जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मतलब ये जूनियर्स फ्रेंड्स सब एक ही बात है, तो इन सबको फायदा पहुंचाना मेरा पर्पज़ है। तो इस सेशन में हम लोग खट से बात करना शुरू करने वाले हैं पेपर को। सबसे पहले हम पूरा सिलेबस को एनालाइज करेंगे ओवरऑल कि भाई क्या क्या वेरिएशंस आए हैं, और वेरिएशंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि अब हमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, ऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में क्या करना है, और जो ये वेटेज का डिफरेंस आया है, अब वेटेज का डिफरेंस तीनों के अंदर है नहीं है, सारे सवालों के जवाब एक एक करके मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करें फुल जोश में बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट विद द थिंग्स। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, पहला फिजिकल, फिर उसके अलावा इनऑर्गेनिक और उसके अलावा ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे क्या कर रखा है कि यहाँ पे जो सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें डाल रखी हैं जो एक्चुअल में नॉर्मली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा होती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन है वो फिजिकल केमिस्ट्री में डाला गया है, जैसे यूनिट 3 है। तो फिजिकल केमिस्ट्री पर अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक तरह से इसी के हिसाब से चल रहे हैं, जो ऑफिशियली दिया हुआ है उसी को हमें मानना चाहिए भाई, है ना। एनटीए ने रिलीज किया तो उसकी बातें सारी सर आंखों पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल बच्चों ये 8 यूनिट्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये जो 8 यूनिट्स आपको दिखाई दे रही है, इन 8 यूनिट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो इस 8 यूनिट्स में जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री है। प्राइमरीली अगर इस चैप्टर की बात हम करें बच्चों, तो ये चैप्टर है क्या भाई, ये चैप्टर प्राइमरीली हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आते हैं आप सभी जानते हो, कंबशन मेथड से क्वेश्चन आते हैं, इंपीरिकल फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के प्राइमरीली क्वेश्चन हमारे पास काफी सारे मोल कॉन्सेप्ट से आते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी आता है, कई बार ऑर्गेनिक क्वेश्चंस में मोल कॉन्सेप्ट घुसा देते हैं, ईल्ड का क्वेश्चन आ जाता है, तो मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर में क्लियरली बता देता हूं भाई, ये मस्ट डू है, यू कांट लीव इट, मतलब ये तो करना ही है, इसके बिना काम किसी भी एंगल से नहीं चलेगा। सिमिलरली अगला चैप्टर भी मस्ट डू है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें क्वांटम नंबर पता लगते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। और जहां तक क्वेश्चन की बात करें तो भाई इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन एक है, नॉर्मली एक तो आएगा ही आएगा, और इसके यूज के साथ तो मल्टीपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जरूर आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सभी जानते हो कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन है वो बहुत वेरिएशन होता है, बोर थ्योरी की तरफ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट रहता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें काफी सारा पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके अलावा क्वांटम मैकेनिकल जो वेरिएशन है ना साई और साई स्क्वायर का, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2 पार्ट है, यानी इससे क्वेश्चन अगेन इससे 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये भी मस्ट डू चैप्टर है भाई, ये दोनों मस्ट डू, इसको किसी को भी नहीं छोड़ सकते, किसी भी एंगल से नहीं छोड़ सकते। अब इसके बाद अगली यूनिट्स पे चलते हैं। अगली यूनिट्स में अब हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग आ गया। केमिकल बॉन्डिंग से यार हम एक्चुअली मिनिमम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों शेप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह से, ठीक है, और दूसरा हम एमओटी पार्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा अगर आए तो डाइपोल मोमेंट से आने के चांस सबसे अधिक है बच्चों, डाइपोल मोमेंट से आने के चांस सबसे ज्यादा है। तो ये वाला अगेन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को वी कांट अफोर्ड टू मिस, समझ में आ रहा है आपको। तो ये वाला चैप्टर भी जो है ये मस्ट डू हो गया, यानी ये तो करने ही करने हैं यार, इसके बिना काम नहीं चलता। केमिकल बॉन्डिंग के बिना इनऑर्गेनिक कैसे समझ में आएगी, या इसके अलावा ऑर्गेनिक कैसे समझ में आएगी। ठीक है, वैसे इनऑर्गेनिक पहले से काफी कम बची है, रिलेटिवली काफी ज्यादा फर्क कर दिया है। अब यहाँ पे इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के बाद बच्चों हम बात करें तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स से अगेन 1 या 2 क्वेश्चन पॉसिबल है, एक फर्स्ट लॉ से पॉसिबल है, सेकंड लॉ से पॉसिबल है, लेकिन ऑब्वियसली ये मस्ट डू तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बेसिक्स कई जगह मिक्स होकर अप्लाई हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट मस्ट डू, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लाइक देखो, अगर पूरे मार्क्स लेके आने, अगर अपने को 80+ लेके आने, फिर तो पूरा सिलेबस करना चाहिए, क्योंकि पहले से और भी डिक्रीज हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट अ मस्ट डू। हाँ, चैप्टर क्योंकि ये बड़ा भी है, इसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ काफ़ी चीज़ें हैं, थर्ड लॉ नहीं है भाई, तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसके बाद अगला लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हमें करना चाहिए, ये हमारा मस्ट डू है। द रीजन इज कि अगर हमें मोल कंसेप्ट अच्छे से आता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑलरेडी आती हैं, तो भाई सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में हमें ज्यादा समय लगता नहीं है।
तो लिक्विड सोल्यूशन हमें करना चाहिए। अगेन इससे नॉर्मली क्वेश्चन एक आएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो हमारा वांटो फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। डाइमराइजेशन वाले क्वेश्चन, डाइमराइज हो गया, ट्राइमराइज हो गया, या तो एसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हो गया, इससे हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, सब पे क्या असर पड़ता है, तो उससे क्वेश्चन बनने के चांस हाई रहते हैं। अब बचा ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी बड़ा यूनिट है, इससे क्वेश्चन नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं इससे टोटल अगर हम बात करें। तो यहाँ पे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है ऑलमोस्ट 50% और उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है 50%, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर चीजें होती हैं, इक्विलिब्रियम का और थर्मोडायनेमिक्स का आगे कभी कभी रोल आता है, जैसे इलेक्ट्रो के साथ मिक्स कर देते हैं उस चीज को। तो भाई आइडियली तो मतलब ये चैप्टर एक्चुअली तो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब सारे चैप्टर से यार लिमिटेड यूनिट्स हैं तो क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। अब ये आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स की बात करें तो रिडॉक्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिक्स कर दिया। रिडॉक्स के अंदर आप देख रहे हो कि इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बैलेंसिंग और कई सारे फैक्टर इसके अंदर आ रहे हैं। और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्राइमरीली बच्चों अगर हम बात करें तो जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन रहती है, अगर हम इसकी बात करें तो नर्स्ट इक्वेशन जो है बच्चों अलॉन्ग विद जो हमारा कोलरॉश लॉ है बच्चों, दोनों की दोनों चीजें जो है यहाँ पे, नर्स्ट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, तो इस सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो बच्चों 2 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज से। सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स से नॉर्मली 1 क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें इन सब यूनिट्स में, तो केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं प्राइमरीली रेट लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाते हैं, या हमारा हाफ लाइफ निकालने के ऊपर आ जाते हैं। ये 2-3 वेरिएशन के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, या एक्टिवेशन एनर्जी बेसिस पे 3 तरह के वेरिएशन नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन हो गया, कोलरॉश लॉ, प्राइमरीली इन 2 के बेसिस पे आते हैं। कभी कभी जो सेल है ना, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर उसका वेटेज नॉर्मली कम होता है। तो 2 क्वेश्चन तो इससे बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, इससे अपन 10 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू जो प्रॉब्लम्स है, 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल कम इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसी का अपने को यूज करना है, तो उसकी अपन बात करेंगे। अब इनऑर्गेनिक जो दिया हुआ है, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग इसी का पार्ट है, ठीक है। लॉजिकली अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन तो वही हो गए। अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें हिस्ट्री वगैरह नहीं आने वाली, ये क्लियरली मेंशन है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है और प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रखी है। तो हिस्ट्री वगैरह जो फॉर्म होती है बहुत सारी, लेवोजियर एंड ऑल, वो सब करने की जरूरत अपने को नहीं है। और यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में मेनली बात कर रखी है, समझ रहे हो। तो पीरियोडिक ट्रेंड से ही क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई रहते हैं। तो नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात आई भाई मजाक जिसका बनाया गया, जो एनटीए ने बड़ा मजाक बना दिया, वो है हमारा प्यारा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो 13 से 18 तक का 2 चैप्टर्स थे, एक 11वीं क्लास में चैप्टर था और एक हमारे पास 12th क्लास में चैप्टर था। इसमें बहुत ही लिमिटेशन कर दिया है, बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। यहाँ पे प्राइमरीली लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड जनरल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जनरल ट्रेंड की बात हो रही है बस, ठीक है, जनरल ट्रेंड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उसके अलावा बात करके जो भाई जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे कि बोरोन हो गया है ना, जो फर्स्ट मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रखी है। लेकिन आप जानते हो कि पी ब्लॉक के अंदर तो बहुत सारे दुनिया भर के कंपाउंड होते हैं, ऑक्सी एसिड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अब डाउट ही आता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यार केमिकल बॉन्डिंग में ना स्ट्रक्चर्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं वो हमें जरूर आना चाहिए। तो ऑक्सी एसिड्स में कौन कौन से लिंकेज होते हैं, कहाँ कहाँ पे सल्फर सल्फर लिंकेज है, कहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है, कहाँ पे नहीं है, कैरोस एसिड कौन सा है, ठीक है, मार्शल्स एसिड कौन सा है। तो मेरा मानना है कि जो स्ट्रक्चर्स वाली चीजें हैं ना, ये हमें जरूर कर लेनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो बच्चों मेरे ऑलरेडी अवेलेबल है, हाउ टू ड्रॉ एनी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। इसके 2-3 ट्रिक्स हैं, ये वीडियो देख लेना, इससे काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। ये जो वीडियो है ये डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा दिए हैं, और नहीं तो सर्च भी कर लेना आप, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, और बस इससे आपको सारा गेम हो जाएगा। तो पी ब्लॉक में ये जरूर कर लेना। अब आप यहाँ से ना मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर रहा नहीं। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो बच्चों यहाँ से अगेन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन है इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में आप सभी जानते हो कि प्राइमरीली 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा जो आता है वो बेसिकली वीबीटी बेस पे आता है, जिसके अंदर हमारा इसके अंदर जो शेप रहता है या मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा दूसरा पार्ट जो जिससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई रहते हैं वो है आईपीएससी एंड आइसोमेरिज्म। आईपीएससी आइसोमेरिज्म से भी एक क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, यानी अब इनऑर्गेनिक को डील करना मतलब काफ़ी पहले से हल्का हो गया, क्योंकि हमारे पास अब ये हमारा मेटलर्जी वाला चैप्टर नहीं रहा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास नहीं रहा, ठीक है। पी ब्लॉक को भी पहले से बहुत हल्का कर दिया, तो पहले से जिंदगी वैसे तो सही में बहुत सिंपल हो गई है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें बच्चों, तो ऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर है ये 11वीं क्लास वाला चैप्टर है, और इस चैप्टर से
एक तो क्वेश्चन है ही, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन, 2 मैक्स है, पर नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे हमारा जो जिल्डाल मेथड है, ड्यूमास मेथड है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी कॉमन है, ये इससे क्वेश्चन आता है। अब बात ऐसी है कि अगर जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक और केमिकल फंडामेंटल है, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चों उसके अंदर मोल कंसेप्ट होता है और हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में अपना सॉलिड स्टेट गया, सरफेस केमिस्ट्री गया, गैसियस स्टेट, काफ़ी चीज़ें चली गई। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर हमारा आईयूपीएसी वाला जो पार्ट है और ये जीओसी, ये आईयूपीएसी और जीओसी है फंडामेंटली, तो बच्चों इससे 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये मस्ट डू है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऑर्गेनिक में नहीं चलेगा। जो मैंने मस्ट डू बोले, यू हैव टू डू इट एनी हाउ, ठीक है, उसके बिना नहीं काम चलता। उसके अलावा वाले चैप्टर्स में यू कैन चूज, फिर भी जैसे ये चैप्टर यू कैन चूज कि करना है कि नहीं करना। क्वेश्चन हर एक से आएगा, क्योंकि अब चैप्टर लिमिटेड हो गए तो क्वेश्चन तो सबसे आएगा, अगर आप छोड़ोगे तो वो क्वेश्चन तो आएगा उससे। अगर पहले मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक के अंदर भी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला भी बच्चों मस्ट डू चैप्टर है, इसके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन भी हमें करना ही चाहिए, बिल्कुल ही करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल बेयर मिनिमम है जो मस्ट डू वाले बोले, वैसे तो सारे ही करने हैं। अब यहाँ पे ये इसके बाद रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखो ऑर्गेनिक में जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी करने के बाद अब हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ आइसोमेरिज्म का पार्ट, जैसे कि कन्फर्मेशन, सोहर्स, न्यूमैन, ये वाली जो चीज़ है ना पहले से ही यहाँ पे दी हुई है। और एक चीज़ ध्यान रखो, एल्केन्स में ना, अब छोटी छोटी बातें बड़ी दिमाग रखने वाली है कि यहाँ पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस दी हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें ना तो जैसे एल्केन्स में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन में ओनली हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में फोकस किया हुआ है। जो बाकी बहुत सारी रिएक्शन है जिससे करंटली क्वेश्चन आते हैं वो इसमें दिया नहीं हुआ, तो हमें वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, अपने को कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये बेवड़ापंती करते हैं, ठीक है, सही में ऐसा करते हैं कि हमने यहाँ तो लिख दिया था ना रिएक्शंस, यहाँ लिख दिया था तो सारी रिएक्शंस हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे ठुल्लुआ ने नहीं लिखा, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सिंपली हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, लेकिन बात समझ में आ रही है कि तुम्हें, लेकिन ये कर सकते हैं, बहुत बड़े वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब अपने को बहुत ज़्यादा भी स्ट्रिक्टली चलेंगे ना फंस जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एज वाली चीज़ें अपने को कर लेनी चाहिए। जैसे एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स में तो जो रिएक्शंस हैं वो कर ही रखी हैं अपन ने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इवन सिन एंटी एडिशन आ जाता है यार, सिन एंटी एडिशन भी आ जाता है। फिर एल्काइंस हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसी में दे दिया इन्होंने, तो एरोमेटिक वाली रिएक्शंस भी आ गई। तो अगेन इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं ही, 2 के भी बहुत चांस है पर 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद वाली यूनिट्स की बच्चों बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव हो गए। हेलोजन डेरिवेटिव्स के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में अल्कोहल आ गया, ईथर आ गया। तो देखो प्राइमरीली ये जो चैप्टर है ना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो ये जो अल्कोहल ईथर है ना, इसमें भी प्राइमरीली यही होता है। तो इसलिए हम कोटा में जो पढ़ाते हैं ना वो इस तरीके से ही पढ़ाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एक साथ हो जाता है। तो उसके अंदर ये पार्ट भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये सब मिला के हमारे पास नॉर्मली 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें SN1, SN2। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ फ्रेयॉन्स, DDT आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वैसे नहीं आया तो क्या बात, यहाँ से आ जाएगा, इनडायरेक्टली आ जाएगा। तो लोग सोच रहे हैं एनवायरमेंटल आएगा नहीं, एनवायरमेंटल भाई यहाँ से यूजेस से आ सकता है। देखो आप यहाँ पे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो एनवायरमेंटल कैन स्टिल कम, बस उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि वो कहाँ से उठ के आ सकता है, किसी और तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में पूरी यूनिट बना दी बड़ी सी। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन दे दिया पूरा का पूरा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह दे दी। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव्स मेंशन ही नहीं है, एसिड डेरिवेटिव्स मेंशन नहीं है, लेकिन बात यह है कि एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं वो एसिड से डिराइव होते हैं, जैसे एस्टर हो गए, वो सब हो गए, तो अपने को कर लेना चाहिए इनके साथ साथ वो, ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपन ने उसको लीव कर दिया। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इससे भाई अगेन 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन वाले से, नाइट्रोजन से सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, 1 से 2 मैक्सिमम आते हैं, 1 तो पक्का आता है। बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जो अपन जीओसी में भी कंसिडर कर सकते हैं करने को, जिसमें हमारा बच्चों 213 और 231 ऑर्डर आता है डिपेंडिंग ऑन द मिथाइल और इथाइल, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री इन द केस ऑफ एक्वस फेज। तो बात समझ में आई तुम्हें, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इससे 2 चीजें आती हैं, या तो ये आ सकता है, डाइसिनियम सॉल्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, और अमाइंस में गैब्रियल थैलेमाइड खासतौर पर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स भैया इससे अगेन 1 क्वेश्चन तो आ सकता है, 2 मैक्सिमम है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 1 तो पक्का आएगा। और इसमें बाद वाली पोर्शन भी अच्छे खासे दिए हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अलावा आप देखो ये प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, तो इन सब से भी क्वेश्चन आता है।
तो ये नहीं कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट करते रह गए, है ना। और इसमें स्ट्रिक्टली हम एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका आरओआई थोड़ा सा लेस है, मतलब चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है और याद करने की भी कई सारी चीजें इसके अंदर है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इससे नॉर्मली एक ही आता है, ठीक है। तो दिस चैप्टर वैसे मतलब अगर किसी को चूज करना है तो यू कैन लीव दिस चैप्टर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन, बच्चों इस पर्टिकुलर पोर्शन से ना क्वेश्चन आजकल 2 तो आ ही जाते हैं, मतलब नॉर्मली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंदर हमारी जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो सॉल्ट है, दोनों इसमें मिक्स हो गए। तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को पूरा इन्होंने एक साथ कैटेगराइज कर दिया और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है। लेकिन अगेन ये डायरेक्टली किसी से जुड़ा नहीं हुआ, पर इससे क्वेश्चन नॉर्मली 2 आ जाते हैं। अब बात ये है कि भाई ओवरऑल हमें अब कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, तो अब मैं ओवरऑल स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूँ भाई। इस पूरा जो बताया इसका कंक्लूजन बता देता हूँ कि फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में क्या गेम है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इसके हिसाब से जो ये ऑफिशियल सिलेबस है, फिजिकल में 10 से 12 जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक में 6 से 8 और ऑर्गेनिक में 12 से 14 क्वेश्चंस। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सिलेबस वेटेज जो है वो भाई हमारा लोवेस्ट होने वाला है इनऑर्गेनिक का, हाईएस्ट होने वाला है ऑर्गेनिक का और बीच में फिजिकल होने वाला है। लेकिन अगेन आप समझ रहे हो, इनऑर्गेनिक का 2 क्वेश्चन यहाँ फंसे हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग के और 1 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ फंसा हुआ है। तो असल में देखा जाए तो वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, वेटेज इज ऑलमोस्ट तीनों का सिमिलर है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से अलग लग रहा है ना, इल्यूजन है ये हमारा। अब देखो इंडिविजुअली फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हमें क्या क्या करना है ये भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज जो हैं ये पेड रिसोर्सेज हैं और इनकी हेल्प लेके तुम अपनी केमिस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो। तो अगर तुम चाहते हो तो इनका फ़ायदा उठा लेना, इनमें एनरोल कर लेना। पहला रिसोर्स है बच्चों जो हमारी टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है AOTS। AOTS के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, पार्ट टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये है, इसको बोलते हैं AOTS। तो बच्चों ये हमारी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन हो चुकी है, इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज है विद अपडेटेड सिलेबस। तो इसका फ़ायदा आप सभी उठा सकते हो। एक तो ये रिसोर्स अवेलेबल है। सेकंड रिसोर्स वो है RBC क्रैश कोर्स, रैंक बूस्टिंग कोर्स। बच्चों ये क्रैश कोर्स आ चुका है और अगेन अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है। इस क्रैश कोर्स में आपको रिवीजन मिलेगी, 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप अलॉन्ग विद AOTS भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जो बच्चा क्रैश कोर्स चाहता है वो इसका हिस्सा बन सकता है। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी की, सर मुझे तो केमिस्ट्री में दिक्कत है, तो वो हमारी ऐप या वेबसाइट से आत्मनिर्भर सेक्शन से केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन या ओवरऑल केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी परचेज कर सकता है, एनरोल कर सकता है। तो इन रिसोर्सेज का बच्चों तुम फायदा उठा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके बता देता हूँ कि यहाँ पे फिजिकल के अंदर देखो, फिजिकल के अंदर जो कॉमन गलती बच्चे करते हैं वो करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एंड तक नहीं करते। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप एंड तक करोगे और कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करोगे, उतनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती जाएगी। आपके हैक्स जो हैं, कैलकुलेशन के हैक्स इंप्रूव होते जाएंगे। की फॉर्मूलाज को लिख लिख कर देखना है, याद रखिए की फॉर्मूला को जितना लिखोगे और क्वेश्चन जितने करोगे वो की फॉर्मूला याद होते जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल फोकस अपने को न्यूमेरिकल में करना है। जैसे कि आप जानते हो 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं उसमें से लगभग 50% न्यूमेरिकल में आएंगे और हमारे पास जो चॉइस होती है 10 में से 5 क्वेश्चन करने वाली, वो किस में होती है? यस, बात समझ में आ रही है? वो हमारे पास न्यूमेरिकल में ही होती है। तो उसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? यानी अगर हमें कुछ चैप्टर्स छोड़ने हैं तो वो हम फिजिकल में छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी, है ना, क्योंकि चॉइस हमारे पास उसमें है। होता नहीं था बोर्ड के क्वेश्चंस में भी कई बार चॉइस होती थी तो हम उन चैप्टर्स को छोड़ जाते थे। तो यहाँ पे फिजिकल में हम वो चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि भाई न्यूमेरिकल के अंदर इतने क्वेश्चन आने में, तो किसी का अगर वीक है या किसी को प्रायोरिटाइज करने की यार मैं क्या लीव करूँ, तो इट इज़ अ बेटर बेट कि आप फिजिकल के कुछ चैप्टर छोड़ सकते हो, ठीक है। लास्ट 5 साल के PYQ तीनों के लिए ही सबसे अच्छा रिसोर्स है केमिस्ट्री के लिए, अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि 5 साल के PYQ के अंदर लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन जो आने वाला है ना वो कवर हो चुका है। तो वो सबसे अच्छा रिसोर्स है। यानी बुक्स की तभी नीड है जब आपको बहुत भारी प्रैक्टिस करनी है और आपने 5 साल के PYQ कर लिए। ये ब्लंडर मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि नॉर्मल तो काम हमने किया नहीं होता, नॉर्मल PYQ की नहीं होते, लेकिन हम बुक्स में फंसे रहते हैं। अरे भाई उतना ही करो जितना यू आर एबल टू रिवाइज। बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ मत करो, फंस जाओगे बच्चों। समझ में आ रही है बात? अब उसके अलावा सिर्फ थ्योरी के चक्कर में मत पड़े रहना। फिजिकल में सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आते हैं, फोकस मेनली ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब उसके बाद इनऑर्गेनिक में अगर बात करें तो इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑर्गेनिक में भी आजकल थोड़े बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो इनऑर्गेनिक में अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है ये गॉड लाइक होती है, लेकिन एनसीईआरटी प्राइमरीली रिवीजन के लिए होती है। एनसीईआरटी से अगर लाइन टू लाइन पढ़ने लग जाओगे तो बोरिंग हो जाएगा। तो एनसीईआरटी को क्रैक करना है अगर, तो द बेस्ट वे कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, जहाँ से भी कर रहे हैं, कोचिंग से कर रहे हैं, अब उसके बाद हम एनसीईआरटी को रिवीजन के लिए यूज़ करें और उसमें की पॉइंट्स को हाईलाइट करें और क्वेश्चंस कर करके एनसीईआरटी को रेफर करें। अगर प्योरली एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करोगे ढंग से कवर नहीं होगा। तो एनसीईआरटी को फास्ट करने का तरीका, कवर करने का तरीका समझ में आएगा बच्चों सभी को? आई थिंक आया होगा आपको। क्वेश्चंस करो। देखो क्या होता है, इनऑर्गेनिक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के जो पीछे सवाल दिए हैं वो कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो, 5 साल के पीवाईक्यू कर लो। इस सब की हेल्प से बच्चों एनसीईआरटी बहुत फास्ट कवर हो जाएगी। नहीं तो अगर प्योरली एनसीईआरटी को रीड करते रहो बोर हो जाओगे बच्चों। सो डू इट थ्रू द क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर समय मिले तो शॉर्ट नोट जरूर बनाओ बच्चों। की पॉइंट्स को जितना लिखोगे, ऑर्गेनिक की मेन मेन रिएजेंट्स को लिख लिया, मेन मेन रिएक्शंस को लिख लिया, इनऑर्गेनिक के मेन की पॉइंट्स को लिख लिया, यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री के की फॉर्मूला को लिख लिया, तो खुद लिख के देखते हो ना तो बहुत अच्छा मेमोरी में रिटेंशन बढ़िया रहता है। अब अगली चीज मैं ऑर्गेनिक की बता देता हूँ बच्चों। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के भी आते हैं, यानी कई सारे चैप्टर्स एक साथ मिक्स भी हो जाते हैं। कई बार इनफैक्ट फिजिकल के मोल कंसेप्ट को इसमें डाल देते हैं तो मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस की बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो एक तो रिसोर्स अपना पीवाईक्यू है ही, उसके अलावा अगर ऑर्गेनिक की आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है बच्चों तो जो मेरी किताब है मास्टर प्रॉब्लम बुक, इससे कर लेना। और इसका जो नियोफाइट लेवल है वो कर लेना, यानी जो पहला जेईई मेन लेवल है वो कर लेना। जे एडवांस की उसमें जरूरत नहीं है करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों अब बात आती है ऑर्गेनिक में, सर इतना सारा ऑर्गेनिक का कैसे याद रखें? ठीक है, तो पहली चीज जो ऑर्गेनिक है वो समझने वाली है। एक बार समझ में आ गई तो इतने सारे रिएजेंट कैसे याद रहेंगे? देखो बहुत सारे रिएजेंट जो है ना वो प्रैक्टिस से याद होते हैं। लिस्ट बना लो पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लिस्ट बना लेना कि ये रिएजेंट ये करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। लिख कर लिस्ट बना लो और फिर क्वेश्चंस के थ्रू करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, ऑर्गेनिक में आउट ऑफ सिलेबस मत जाना। आउट ऑफ सिलेबस भी हमारे बहुत सारे ऐसे चमत्कारी टीचर होते हैं पूरे देश में फैले हुए, जिनको बच्चों से मतलब नहीं है, जिनको मतलब है सिंपली अपना उल्लू सीधा करना, मतलब खुद की धौंस जमानी है और खुद को बच्चों को इम्प्रेस करना है। ज़्यादातर बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं। तो ये जो गलती है ना ये तुम्हें नहीं करनी है, ये धौंस जमाने वाले टीचर्स से बच के रहिए, ठीक है। और बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं ना, खुद ही मूर्ख बन जाते हैं, खुद ही कई बार ऐसे टीचर्स के भक्त बन जाते हैं कि यार अरे इस टीचर ने तो बहुत करा दिया, बहुत करा दिया, अरे ठुल्लू बर्बाद कर दिया तेरे को, इतना ज़्यादा करा दिया कि अब तेरे को ऑर्गेनिक याद ही नहीं रहने वाली, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक में खास तौर पे जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, उससे बच के रहना, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ओवरऑल कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपकी तैयारी चल कैसी रही है और केमिस्ट्री में क्या क्या कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैकेनिज्म्स को कैसे याद रखें। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म सारे याद रखने ही नहीं होते। जो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिए हुए वो हमें प्राइमरीली ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। तो डोंट लुक आउट फॉर कि हर एक का मैकेनिज्म याद रखोगे, LAH का, NaBH4 का, हर एक का मत करो। जो एनसीईआरटी में प्राइमरीली दिए हुए बच्चों उनका ही मैकेनिज्म पे अपने को ध्यान देना है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक को मेमोराइज करने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका होता है बच्चों, वो होता है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स जो है बच्चों वो एनसीईआरटी के पीछे भी दी हुई है और उनको अगर आप करते हो तो ऑर्गेनिक के लिए आपका जो एप्टीट्यूड है वो बहुत अच्छा बन जाता है, रिएजेंट्स आपको याद होने शुरू हो जाते हैं और ऑर्गेनिक आपकी पहले से बहुत इंप्रूव हो जाती है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो भाई केमिस्ट्री में ओवरऑल पिक्चर तुम्हें समझ में आई कि भाई यहाँ पे अगर चॉइस की बात करें, जो 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं अपने का 20+10 है, तो 10 जो ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है उसमें से फिजिकल में चॉइस का हम फायदा खास तौर पे उठा सकते हैं। और किस तरीके से हमें भरपूर प्रैक्टिस करनी है बच्चों, मेनली फोकस ऑन द रिवीजन एंड प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी करते रहने से रियल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इस बात का ध्यान रख लेना। तो क्या बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस एवरीवन, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट एंड होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक करके कमेंट करके मुझे जरूर बताना बच्चों, ठीक है। चलो फिर है ना, अच्छे से तैयारी करो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।